तो आज हम अगला जिला डिस्कस करने जा रहे हैं। जिले का नाम है जिला सिरमौर। अगर आप हिमाचल प्रदेश की प्राचीन हिस्ट्री से थोड़े से अवगत होंगे तो हमने प्राचीन हिस्ट्री में क्या देखा है हिमाचल प्रदेश की कि हमारे पास 4 जनपद थे। कौन कौन से जनपद थे? सबसे प्राचीन जनपद कौन था हमारा? त्रिगढ़। और कौन थे 3? कुलूत, कुलिंद और कोदुम्बर। ये हमारे पास क्या थे? 4 प्राचीन जनपद थे। तो इसी में से आपके पास जो त्रिगढ़ है वो कांगड़ा का प्राचीन नाम है, कुलूत कुल्लू का है, और जो आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास जनपद बचता है कुलिंद। तो कुलिंद किसका नाम था आपके पास? सिरमौर का। तो लिख लो, कुलिंद जो जाति है, ये जनपद है, वो कहां पे बिलोंग करता है? वो सिरमौर जिले पे बिलोंग करता है। हम इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो जिले के रूप में सिरमौर का गठन कब होता है? कब होता है गठित ये? तो आपको पता होगा हिमाचल की जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो 4 जिले एक साथ जुड़कर हिमाचल प्रदेश का निर्माण करते हैं। कौन कौन से 4 जिले थे वो? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। तो यही आपके पास 4 जिले जब जुड़े थे तो सिरमौर उनमें से एक था। तो इसका जिले के रूप में गठन कब होता है? 15 अप्रैल 1948 1948 में ये जिले के रूप में गठित हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में मर्ज होने वाला चौथा जिला होता है आपके पास कौन सा? सिरमौर। अगर जनपद की बात की जाती है तो प्राचीन जनपद कौन था? ये कुलिंद था। अब यही से क्वेश्चन आता है कि सिरमौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो लिखो, सिरमौर का प्राचीन नाम था स्लोकिन। प्राचीन नाम था इसका स्लोकिना। इसके नाम चेंज होते रहे। अगर आप देखोगे जब हम हिस्ट्री पे जाते हैं, 16 महाजनपद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सबसे प्रतापी जनपद कौन था? 16 महाजनपद की बात हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री में। हाँ, 16 जब जनपद पढ़ते हैं तो उसमें सबसे प्राचीन जनपद था हिमाचल की बात नहीं कर रही, भारत की बात करते हैं। 16 महाजनपद। मगध था ना जब आपके पास से भी सबसे महान जनपद कौन था? मगध था। तो मगध के एक सबसे प्रतापी राजा रहे कौन से? मौर्य वंश चला। वहां पर भी आपके पास 7, हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार हो रखा था। तो ठीक है, जब मौर्य का विस्तार होता है तो वो साउथ से लेके नॉर्थ तक और वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए थे। तो जो सिरमौर जिला है वो मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर था। जैसे अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, रफली में अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आपके पास हिस्ट्री रहती है। यहाँ पर आपके पास मगध रहता है। मगध का जो विस्तार था वो इस तरफ भी था, इस तरफ भी आ रहा था और साउथ की तरफ ये फैला हुआ था। तो सिरमौर की लोकेशन अगर आप यहाँ देखोगे तो मगध मौर्य साम्राज्य के सिर में ये स्थित था। यहाँ पे मौर्य था और यहाँ पे आपके पास सिरमौर था। तो इसीलिए इसका नाम क्या सिरमौर्य पड़ जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के सिर पे बैठा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? सिरमौर भी पड़ता है दंत कथाओं के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग? जो मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य बैठा था उसका जो जितना भी विस्तार हुआ था उसके शीर्ष पर ये था, तो इसी रीजन सिरमौर भी कहते हैं। प्राचीन नाम अगर इसका पूछा जाता है तो वो क्या है? स्लोकिना इसका प्राचीन नाम है और जिले के रूप में इसका गठन हो गया था 15 अप्रैल 1948 को। अब इसकी थोड़ी सी हम लोकेशन देख लेते हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ही मुझे बताओ, हिमाचल की जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कौन सी दिशा में स्थित है आपके पास सिरमौर? ये आपके पास बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, ये आपके पास सिरमौर है, ये आपके पास सोलन है और ये आपके पास शिमला है। यहाँ पे आपके पास किन्नौर पड़ जाएगा। तो लिख लो, हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित है आपके पास? ये दक्षिण दिशा में स्थित है आपके पास। दक्षिण में स्थित है कौन सा जिला? सिरमौर जिला। अगर इसी की हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो इसके ईस्ट मतलब पूरब में आपके पास कौन सा आएगा? उत्तराखंड। यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है। ठीक है, सिरमौर जिले की पूरब में उत्तराखंड स्थित है। इसके पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा हरियाणा और पंजाब। यहाँ पे आपके पास हरियाणा है और यहाँ पे आपके पास पंजाब। और इसके नॉर्थ में कौन सा आ गया? सोलन और शिमला। नॉर्थ डायरेक्शन में इसके सोलन और शिमला है और साउथ में इसके हरियाणा है। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन से बताया? पूरब में उत्तराखंड है, पश्चिम में इसके साथ हरियाणा भी लगता है, हरियाणा भी टच करता है, पंजाब के साथ भी हल्का सा टच करता है सिरमौर जिला।
फिर इसके नॉर्थ में जाएगा सोलन और शिमला, और साउथ में कौन आएगा इसका, हरियाणा जिला। ये इसकी लोकेशन है, किसकी, सिरमौर जिले की लोकेशन है। इसका लिखेंगे सिरमौर जिले का क्षेत्रफल। अब जब हम एरिया की बात करते हैं, सिरमौर जिले का क्षेत्रफल है 2825 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है इसका 2825 वर्ग किलोमीटर में आपके पास ये फैला हुआ है सिरमौर जिला, जो हिमाचल प्रदेश का 825। हाँ जी, जो हिमाचल प्रदेश का 5.07 है प्रतिशत। जैसे हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है जितेंद्र, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल सभी जिलों को मिलाकर, हाँ, इसको भी सुनाई देना चाहिए, जोर से बोलो, 55,673 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है। उसका जो 2825 वर्ग किलोमीटर वो कौन सा है, सिरमौर है। अगर टोटल 100% की बात करते हैं तो यहाँ पर 5.07 प्रतिशत क्या है आपके पास, अकेला सिरमौर में ही ये एरिया है। ठीक है, लिखो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 78.80% है। कौन सी जनगणना पढ़ रहे हैं हम अभी तक, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिरमौर की साक्षरता दर है वो कितनी है, 78.80% आपके पास है सिरमौर जिले की साक्षरता। सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है योगेश, और सबसे कम, अच्छा, और एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है, और सबसे कम हमीरपुर का। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, हमीरपुर में, क्योंकि एरिया छोटा है और लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा फिजिकली एस्पेक्ट हो गया सिरमौर जिले का। गठन इसका कब हुआ था, 1948 में जिले के रूप में ये गठित हुआ था। प्राचीन नाम इसका स्लोकिना है। इसको सिरमौर क्यों कहा जाता है, बहुत सारी दंत कथा है। एक दंत कथा के अनुसार मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर ये विराजमान था, इसलिए इसको सिरमौर भी कहते हैं। और इसकी एक्चुअली एचपी में स्थिति कहाँ है, ये एचपी के साउथ में स्थित है, सिचुएटेड है। क्षेत्रफल इसका 2825 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाचल प्रदेश का कितना है, 5.07%। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर है 78.80%। अच्छा, जनगणना से जब क्वेश्चन आते हैं तो प्रथम बार जनगणना कब हुई, कब हुई है पहली बार जनगणना, हाँ जी, 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई है। और सबसे रेगुलर कब से शुरू हुई है, फिर मतलब हर 10 साल के बाद जब जनगणना शुरू हुई है तो हुई है 1881 में। 1881 में आपके पास लगातार जनगणना शुरू हुई है, और सबसे पहले अगर पूछी जाती है वो 1872 में हुई है। क्लियर हो गया ये। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, सिरमौर जिले की हिस्ट्री, इतिहास। इसकी स्थापना किसने की, राजा कौन थे, जिन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, और उसके बाद में हम इसकी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी नदियां, झीलें, पार्क, मेले यहाँ पर लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज होता है सिरमौर जिला, 15 अप्रैल 1948 में। ठीक है, बिल्कुल गठन के दौरान ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ जाता है। तो लिखेंगे सिरमौर जिले की स्थापना सिरमौर जिले की स्थापना राजा रसालू द्वारा, स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा रसालू द्वारा 1139 ईस्वी में की गई। किसने की थी वे स्थापना, राजा रसालू द्वारा 1139 ईस्वी में की गई थी। और ये आपके पास नवीन सिरमौर की स्थापना करते हैं राजा रसालू, और इसका प्राचीन नाम क्या था, स्लोकिना इसका प्राचीन नाम था। और ये राजधानी बनाते हैं सिरमौरी ताल को। किसको राजधानी बनाएगी ये, राजधानी जो बनती है वो है आपके पास
सिरमौरी ताल। हमने हर एक राजा जो राज्य रहा है, रियासत रही है, उसमें एक वंशावली देखी है, एक सरनेम देखा है। जैसे मंडी के राजा थे, उनका सरनेम क्या था? सेन। और आपके पास कांगड़ा के राजा थे, उनका सरनेम क्या था? कटोच। कटोच वंश से थे ना, तो क्या रखते थे वो सरनेम अपना? चंद रखते थे। चंद उनका सरनेम था। आपके पास हमने चंबा की हिस्ट्री देखी तो उनका सरनेम क्या था? वर्मन था, सिंह था। वो तो उपाधियां लगाते रहे, पर जैसे आपको कहीं ना कहीं, और कुल्लू की हिस्ट्री, कुल्लू के राजा पाल और सिंह उपाधि को ये लगाते थे। जगत सिंह सबसे प्रतापी राजा रहे, तो पाल वंश वहां पे चला हुआ है। तो जैसे ही सिरमौर के राजाओं की अगर हम बात करते हैं, राजा रसालू का तो कोई सरनेम नहीं है, इसके आगे जो हम वंशावली पढ़ेंगे वहां पर सरनेम चलता है प्रकाश। लिख लो, यहाँ पर जो वंशावली चलती है वो आपके पास प्रकाश वंश चलते हैं। राजाओं के उपनाम, उपाधि जिसको हम कहते हैं, वो क्या रहती है? प्रकाश इनकी उपनाम रहते हैं या फिर उपाधि रहती है। यहाँ से बहुत सारे भवनों के निर्माण जो राजाओं ने करवाए हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो हम राजा पढ़ेंगे उनका नाम है राजा कौल प्रकाश। राजा कौल प्रकाश, इन्होंने क्या किया था? जुब्बन, बलवन और थिरोट, जुब्बन, बलवन, थिरोट को अपने अधीन कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। और जब ये सत्ता में बैठे हुए थे तो सेंटर में आपके पास चला हुआ था गुलाम वंश, और वहां की शासिका थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के एक विरोधी थे, उनका नाम था निजाम उल मुल्क। लिखेंगे, इन्होंने क्या किया है? रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को शरण दी थी। रजिया सुल्तान कौन थी जितेंद्र? एकमात्र महिला, एकमात्र रही है, उसके बाद भी कोई था, उससे पहले भी कोई था, महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। 4 वर्ष उनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। क्या नाम है? निजाम उल मुल्क को शरण दी थी। निजाम उल मुल्क को शरण दी थी किसने? राजा कौल प्रकाश ने। नेक्स्ट है आपके पास राजा सुमेर प्रकाश। नेक्स्ट जो राजा हम पढ़ेंगे, सुमेर प्रकाश। राजा सुमेर प्रकाश जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने राजधानी को, देखो, रतेश को सिरमौर की राजधानी बनाया था। रतेश रियासत, रतेश को राजधानी किसने बनाया था? राजा सुमेर प्रकाश ने। रतेश को सिरमौर राजधानी, रतेश को राजधानी बनाया था सिरमौर की सुमेर प्रकाश ने। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भक्त प्रकाश, ये किसके समकालीन रहे हैं? राजा भक्त प्रकाश रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन। भक्त प्रकाश राजा फिरोज शाह तुगलक के क्या रहे? ये समकालीन रहे। मतलब फिरोज शाह तुगलक आपकी दिल्ली सल्तनत में राज कर रहे थे, और ये कहां कर रहे थे? सिरमौर में ये राज कर रहे थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है हमारे पास दीप प्रकाश। तो हमने एक मंदिरों से क्वेश्चन किया था, 84 मंदिरों का समूह कहाँ है? बिल्कुल, चंबा भरमौर में आपके पास 84 मंदिरों का समूह। किसने बनवाया था ये? साहिल वर्मा ने। और 84 घंटियों वाला मंदिर, लिखो, दीप प्रकाश द्वारा 84 घंटियों का मंदिर, ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिलोकपुर, और उसी मंदिर को बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर? त्रिलोकपुर, फिर स्लैश करके बाला सुंदरी मंदिर, और 84 घंटियों वाला मंदिर। कहाँ है ये?
सिरमौर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राजा दीप प्रकाश ने। बाला सुंदरी, 84 खिड़कियां और त्रिलोकीनाथ। ऐसा नहीं कि 3 मंदिर बनाए, एक ही मंदिर के ये 3 नाम, इनको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन थे ये राजा? दीप प्रकाश। इनसे क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से, या तो बाला सुंदरी पूछा जाएगा, मंदिर कहां सिचुएटेड है, किसने इसको बनवाया है, तो ये किसने बनवाया है, दीप प्रकाश ने इसको बनवाया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है हमारे पास राजा करम प्रकाश। करम 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 प्रकाश। राजा करम प्रकाश ने, लिख लो, 1621 ईस्वी में इन्होंने 1621 में नाहन शहर की नींव रखी थी। इन्होंने नाहन की नींव रखी। नाहन सुना हुआ नाम लग रहा है, क्या है नाहन? किसका? सिरमौर जिले का मुख्यालय है नाहन, जिसकी नींव किसने रखी थी? राजा करम प्रकाश ने 1621 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा हमारे पास है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश है, किसी को कुछ आइडिया कौन थे, क्या हुआ है इंपॉर्टेंट इनके शासनकाल के दौरान? राजा मेदिनी प्रकाश। एक बहुत ही फेमस प्लेस है आपके पास सिरमौर जिले में, सिखों का है कि नहीं है? तो लिखेंगे राजा मेदिनी प्रकाश के समय में गुरु गोविंद सिंह कहां आए थे? गुरु गोविंद सिंह आए थे पांवटा साहिब, और यहीं पर उन्होंने अपने अगले गुरु का निर्माण किया था। कौन थे उनके अगले गुरु? या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सिखों के 11वें गुरु कौन है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही वो अपना अगला गुरु मानते हैं। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और 11वें गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कहां की थी इन्होंने? सिरमौर के पांवटा साहिब में। पांवटा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो कि कैसे गुरु हैं सिखों के? 11वें गुरु के रूप में इनको मानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु थे? 10वें। 11वें गुरु की स्थापना की, रचना की, मतलब याद करवा रही हूं तुम लोगों को, ऐसे याद रख लोगे तुम लोग। सिखों का 11वां गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना कहां हुई है? सिरमौर के पांवटा साहिब में। और उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? राजा मेदिनी प्रकाश वहां के राजा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और घटना हुई है, भगानी साहिब युद्ध। याद है आपको? लिखवाया था मैंने, किस किस के बीच में हुआ था ये? हाँ जी, लिखो, भगानी का युद्ध। भगानी युद्ध राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी रहे। भगानी का युद्ध। भगानी युद्ध किसके बीच में? राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1687 और 88 के बीच में। 1686 के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 1681 में यहां पर क्या किया गया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई है। कब? 1681 में। नेक्स्ट राजा है हमारे पास राजा धर्म प्रकाश।
धर्म प्रकाश। आ रहा है कुछ नाम से इससे यार? कौन थे राजा धर्म प्रकाश? देखो जब संसार चंद के साथ युद्ध हो रहा था, किसका? महान चंद का, है ना। संसार चंद और महान चंद के बीच में युद्ध हो रहा था। धर्मचंद भी थोड़ा सा परेशान थे, किससे? संसार चंद से, क्योंकि उसने आपके पास महानचंद की हंडूर रियासत पर अटैक कर लिया था। अगला अटैक उसका सिरमौर पे ही होना था। तो दो महानचंद और धर्मचंद है, दोनों मिलकर युद्ध करना चाहते थे। किसके साथ? कि मैं इसका साथ दे देता हूं और हम संसार चंद को हरा लेंगे। पर इसी युद्ध के दौरान जो है संसार चंद जीत जाता है और धर्म प्रकाश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। युद्ध किस किस के बीच में हो रहा था? महान चंद के बीच में और संसार चंद के बीच में। ये तो हेल्प करने के लिए गया था, पर हेल्प करती बारी ये मारा गया। तो कौन से राजा थे? लिख लो, महान चंद वर्सेस संसार चंद। दोनों कहां के राजा थे? ये हंडूर रियासत का था और ये कांगड़ा रियासत के राजा थे, संसार चंद द्वितीय। ठीक है। जब ये अटैक कर रहे थे तो महाचंद की हेल्प के लिए चले जाते हैं प्रकाश चंद। जब ये लड़ाई होती है तो इसमें धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है और विजयी आपके पास कौन हो जाते हैं? संसार चंद हो जाते हैं। फिर महान चंद बड़े परेशान हो जाते हैं। ये हेल्प के लिए किसके पास जाते हैं? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के पास। ये बात, ये कहानी हुई है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो धर्म प्रकाश लिख लो, महान चंद की मदद के दौरान, युद्ध के दौरान धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। तो सिरमौर के कौन से राजा थे जिन्होंने महान चंद की मदद की थी और मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो थे राजा धर्म प्रकाश। युद्ध के दौरान महानचंद के साथ मिलकर इन्होंने संसार चंद के साथ विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। वो थे राजा धर्म प्रकाश। कहाँ के राजा थे ये? सिरमौर रियासत के राजा थे। फिर आते हैं आपके पास कर्म प्रकाश सेकंड। हमने कर्म प्रकाश पहले भी पढ़े, कर्म प्रकाश द्वितीय आते हैं और उनके समय में गोरखा कमांडर का आगमन होता है। गोरखा कब आता है? थापा। तो अगर वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आपने याद रखना है तो कर्म प्रकाश सेकंड आए थे अमर सिंह थापा के समय में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा हम पढ़ेंगे वो है आपके पास शमशेर प्रकाश। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है सिरमौर की हिस्ट्री में। कौन से राजा? शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड, समय अवधि किसकी रही है? राजा शमशेर प्रकाश की रही है सिरमौर में। लिखेंगे, इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या क्या किए हैं अपने शासनकाल के दौरान। रानी ताल बाग की स्थापना किसने की थी? रानी ताल बाग की स्थापना शमशेर प्रकाश ने की थी। और सिरमौर में पहला स्थायी बंदोबस्त हुआ था, भूमि बंदोबस्त लिखेंगे। सिरमौर में पहला भूमि बंदोबस्त किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सिरमौर में पहला भूमि बंदोबस्त किस राजा के समय में हुआ था? रानी ताल बाग किया था। पहला भूमि बंदोबस्त राजा शमशेर प्रकाश के समय में हुए थे काम। और लिख लो, लॉर्ड लिटन सिरमौर कब आए थे? लॉर्ड लिटन 1878 को, इन्हीं के समय में आए थे। सिरमौर में इनका काम आगमन होता है लॉर्ड लिटन का। इन्होंने अंग्रेजों के साथ जो मिलकर जो है, जो आपके पास विद्रोह हुआ उसको शांत किया था। अंग्रेजों की हेल्प करी थी इन्होंने। तो इन्हें लिखो, अंग्रेजों के द्वारा 7 तोपों की सलामी दी गई थी। नहीं, शमशेर प्रकाश को। लॉर्ड लिटन तो पहले से अंग्रेज है, उसको कौन सी सलामी दी गई? अंग्रेजों के द्वारा 7 तोपों की सलामी दी गई थी शमशेर प्रकाश को।
हाँ जी, नमो का सिलसिला में थी सातों को। 7 तोपों को 7 में उड़ाया होगा इन्होंने, हाँ, ऐसा कुछ होगा। और नेक्स्ट लिखेंगे हम सिरमौर के अंतिम राजा, वह है राजा राजेंद्र प्रकाश। सिरमौर जिले के अंतिम राजा है राजेंद्र प्रकाश। इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना, राजेंद्र प्रकाश। क्या हुआ था? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना इनके समय में हुई थी। और शिमला में एक आंदोलन, सिरमौर में एक आंदोलन हुआ था जो 7 महीनों तक चला था। एक किसान जनसभा थी वो, ऐसी जगह हुई थी कि वहां पर 7 महीनों तक कोई भी सरकारी अफसर नहीं पहुंच पाया था। कौन सा आंदोलन था वो? पझौता आंदोलन। तो वो भी किसके समय में हुआ है, लिखेंगे आप, पझौता आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, पझौता आंदोलन। सिरमौर की एक जगह है पझौता, पहाड़ियों के बीच में कहीं ये है, जहां पर ये जन सम्मेलन या किसान सम्मेलन चला हुआ था। जनसभा लिखेंगे, क्या था ये? किसान जनसभा थी जो 7 महीनों तक बिना किसी की इंटरफेरेंस, किसी भी कोई भी सरकारी अफसर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। 7 महीनों तक ये चली थी। कब हुई है ये? 1942 में ये हुई है पझौता आंदोलन। और उस समय राजा कौन थे आपके पास? राजेंद्र प्रकाश। और ये सिरमौर के अंतिम राजा रहे हैं। इसके बाद जो है सिरमौर हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया था। तो ये आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी सिरमौर जिले की। गुरु गोविंद सिंह से, यहाँ से मेदिनी प्रकाश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांवटा साहिब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजेंद्र प्रकाश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से राजा थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा 7 तोपों की सलामी दी गई? तो कौन राजा थे वो? शमशेर प्रकाश। और अंतिम राजा कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रकाश। उनके समय में क्या हुआ है? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। और पझौता आंदोलन, कैसा आंदोलन था ये? किसान जनसभा थी ये, जहां तक 7 महीनों तक कोई भी सरकारी अफसर नहीं पहुंच पाया था। वो था आपके पास पझौता आंदोलन। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी की तरफ, हम देखते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, सोलन में सबसे फेमस या सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? सोलन गोला कि हाँ, टमाटर। सोलन में क्या उगता है? ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। टमाटर, और क्या कहा जाता है उसको? रेड गोल्ड कहा जाता है। और खुम्ब घाटी किसको कहा जाता है? हाँ जी, खुम्ब घाटी या मशरूम की घाटी भी किसे कहते हैं? सोलन को ही कहते हैं। वैसे आपके पास शिमला में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? सेब मत बोलना। हाँ, आलू। और पर हेक्टेयर आलू सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? लाहौल स्पीति में। वैसे ही सिरमौर में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? वहां बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अब आपको पता होगा जो सिरमौर है वहां कौन सी माउंटेन रेंज आती है हिमालय की, और उसमें क्या उगता है सबसे ज्यादा? ठीक है, लिखो। सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा जो उगता है वो है अदरक। सिरमौर में भारी मात्रा में सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो अदरक है। और लिखेंगे और कौन कौन से फ्रूट आते हैं? आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? सिरमौर में। अगर हार्डली नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है कि सिरमौर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या उगाया जाता है, तो अदरक उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरमौर जिले में अदरक उत्पादन किया जाता है। और सोलन में टमाटर का, शिमला में आलू का। पर हेक्टेयर अगर आलू पूछे जाते हैं तो वो लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेंगे। खुम्ब घाटी या मशरूम की घाटी किसे कहा जाता है? मशरूम की घाटी। ठीक है, लिखेंगे सिरमौर जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सिरमौर जिले में नदियां, हाँ जी विपिन, मुख्य नदियां पढ़ी हैं आपने हिमाचल प्रदेश की। मेनली कौन कौन सी हैं? पूरे सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना। बिल्कुल, लिखेंगे सबसे पहली नदी जो हम सिरमौर जिले में पढ़ेंगे कौन सी नदी है आपके पास? यमुना नदी।
अभी हाल ही में आपके पास महाकुंभ बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनता है महाकुंभ? ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस यूपी में बनता है ये, प्रयागराज, अयोध्या वाले है जो आपकी 4 स्थानों में होते हैं जो आपके पास सिचुएटेड होते हैं। पर महाकुंभ जाता है 12 साल बाद। तो प्रयागराज कौन सी जगह है जहां पर गंगा और किसका संगम होता है? यमुना का संगम। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। प्रयागराज में दोनों का संगम होता है और वहीं पर आपके पास हाल ही में क्या बनाया गया? महाकुंभ बनाया जा रहा है। 45 दिनों का ये पूरा काम रहेगा। तो लिखेंगे हम यमुना नदी, सिरमौर जिले में ये बहती है। ये मात्र 22 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है ये? हिमाचल प्रदेश में मात्र ये 22 किलोमीटर बहती है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, लिखो। और हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। कहां से निकलती है? एंटर करती है, सर प्रवेश करती है जहां से हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खोदरी माजरा से। याद रखना है आपने, सिरमौर जिले में ही रहती है ये। सिर्फ ऐसे जैसे आपके पास सिरमौर है, यहाँ से आएगी, ये बॉर्डर टच करके ये निकल जाएगी। ये आपके पास सिरमौर है। जहां से एंटर करती है खोदरी माजरा जगह का नाम है। तो जहां से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है, एंटर करती है। और जहां से ये निकलती है उस जगह का नाम है ताजेवाला। लिखवाया था मैंने जब आपको मेनली नदियां करवाई है, पर तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। निकलती कहां से है? जहां से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाएगी उस जगह का नाम आएगा ताजेवाला। सिरमौर जिले में ये बहती है। कितना बहेगी? मात्र 22 किलोमीटर ये प्रवाहित करती है अपना जल। लिखेंगे इसकी भी सहायक नदियां हैं। इसी में आपके पास सिरमौर जिले में जितनी भी नदियां बहती है वो इसी को अपना जल प्रदान करती हैं। तो कौन सी नदी है? नेक्स्ट नदी जो हम पढ़ेंगे आपके पास गिरी नदी। नेक्स्ट नदी जो इंपॉर्टेंट है कौन सी है? दूसरी वो गिरी नदी। तो क्वेश्चन आता है वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी? तो वो है आपके पास गिरी नदी। ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। जैसे आप देख रहे हो, मान लो ये सिरमौर है आपके पास, ये आपके पास कौन सी नदी आ गई? गिरी नदी है। सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में ये बांटती है। एक आएगा आपके पास आर सिरमौर और एक आएगा पार सिरमौर। इसमें भी आपके पास घाटियां आती हैं। आर सिरमौर में कौन कौन सी घाटियां हैं और पार सिरमौर में कौन कौन सी घाटियां हैं। अभी आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सिरमौर जिले को 2 बराबर हिस्सों में कौन सी नदी बांटती है? गिरी नदी। नेक्स्ट नदी आपके पास टोंस नदी। अच्छा, गिरी नदी में ही हम देख लेंगे। गिरी की एक और सहायक है, नदी का नाम है कौन सी? गिरी की सहायक पूछ रही हूँ मैं। गिरी की सहायक है वो आपने जलाल नदी। हाँ, गिरी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है जलाल नदी। याद रखना है कि जलाल नदी क्यों पूछी जाती है? हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम कौन है? योगेश। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? यही बता। हाँ जी, पीछे वाले बताएंगे। इसके पीछे जो बैठे हैं क्या नाम है? वाईएस परमार। पूरा नाम? डॉक्टर इससे ही पूछा मैंने अभी। वाईएस परमार। पूरा नाम डॉक्टर वाईएस परमार है, आधा नाम वाईएस परमार है। हाँ जी, लास्ट इससे पीछे नहीं पता? यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले क्या रहे हैं? वो सीएमओ रह चुके हैं। तो लिख लो, उनके घर किस नदी के किनारे हैं? एक एरिया है, एरिया का नाम पड़ता है बागथन। बागथन में एक गांव है, गांव के पास ये नदी बहती है, नदी का नाम है जलाल नदी। तो लिख लो, बागथन क्षेत्र में जलाल नदी के किनारे किसके घर है? हमारे डॉक्टर वाईएस परमार जी। और इन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? नॉर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी है वो। जलाल नदी किसकी सहायक है? गिरी नदी की। मान लो ये आपके पास क्या है? जलाल नदी है। ये किसकी सहायक है? गिरी नदी की सहायक है। गिरी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है? ये गंगा की सहायक है। ये तुम्हारे पास गंगा नदी हो गई, ये यमुना हो गई, ये कौन सी है? गिरी, और ये जलाल। तो सारा काम सहायक का हुआ चल रहा है। जलाल गिरी की है, गिरी यमुना की है, यमुना किसकी है? गंगा की। गंगा तो नहीं किसी की सहायक। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक जलधारा का निर्माण करती है। उस जलधारा का नाम है मेघना। पढ़ो लोगों, पढ़ दो, मेघना। और ये तुम्हारे पास
ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर जलधारा का निर्माण करके उस जलधारा का नाम है मेघना। अभी हम आ जाएंगे जलाल नदी पे। फिर जलाल के बाद हमने गीली भी देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास टोंस नदी। गिरी हो गई आपके पास। तीसरे नंबर पर कौन देखेंगे हम? टोंस नदी। ये भी आपके पास कहाँ बहती है? सिरमौर जिले में ये बहती है टोंस नदी। लिखेंगे इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना से मिलती है। ये कहां पर? खोदरी माजरा पर। जहां पर एंटर करेगी ना, यहीं पे आपके पास कौन सी नदी आके मिलेगी? टोंस नदी यमुना से आके मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास बाटा नदी। उत्तराखंड से निकलती है, खोदरी माजरा पर ये यमुना को अपना जल देती है, टोंस नदी। नेक्स्ट नदी है आपके पास बाटा नदी। गिरी, टोंस, बाटा पूछी जाती है, किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप मारकंडा नदी। बाटा नदी के बारे में मारकंडा नदी सहायक ही लिख लो आप इसके। सिरमौर जिले में ये बहती है, इनसे फैक्चुअल में पूछे जाएंगे। मारकंडा नदी। और सिक्स्थ है आपके पास घग्गर नदी। ये आपके पास सिरमौर जिले में बहती है। यमुना, गिरी, टोंस, बाटा, मारकंडे और घग्गर। जलाल नदी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वाईएस परमार जी के घर कहाँ थे? जलाल नदी के किनारे। सहायक लिख लिया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट नदी है जो सिरमौर जिले की ज्योग्राफी में काफी इफेक्ट डालती है। अब लिखो झीलें। कौन कौन सी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में? हाँ, लिखो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी झील है? सबसे बड़ी नेचुरल, मैन मेड नहीं है। कौन सी है? रेणुका झील। रेणुका झील का संबंध किससे माना जाता है? देखो इनको, नैना देवी तुम्हारी चंबा में है और उसको तुम सिरमौर में ला रहे हो। हाँ, तो रेणुका झील का संबंध किससे माना जाता है? परशुराम से। कौन थे परशुराम? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेणुका और परशुराम का क्या संबंध है? माता और पुत्र का। ठीक है, यही आपके पास हिस्ट्री आती है। जो परशुराम का जन्म स्थान है वो कहाँ है? वो रेणुका में ही इसका जन्म स्थान भी माना जाता है परशुराम जी का। और परशुराम जी के लिए कौन सा उत्सव समर्पित है? हाँ, अभी हाल ही में बना है भुंडा उत्सव। परशुराम को कौन सा उत्सव समर्पित है? भुंडा उत्सव। ये कुल्लू में मनाया जाता है, निर्मंड क्षेत्र में, याद रखना है आपने। और परशुराम का संबंध रेणुका से क्या है? माता और पुत्र का। जमदग्नि ऋषि क्या लगते थे? परशुराम के पिता। और जमदग्नि और रेणुका का क्या संबंध है? पति पत्नी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था आपके पास। जमदग्नि ऋषि जिन्हें हम जागरू देवता कहते हैं, कहां से संबंध रखते हैं? ये मलारना गांव से रखते हैं। ठीक है, रेणुका आपके पास कैसी झील है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, सिरमौर जिले में जो सिचुएटेड है। परशुराम जी के पुत्र हैं और इनको परशुराम को कौन सा उत्सव समर्पित है? भुंडा उत्सव के लिए समर्पित है। नेक्स्ट झील है आपके पास सुकेती पार्क। अच्छा, सुकेती झील भी और पार्क भी, कोजल पार्क भी है। एकमात्र जीवाश्म पार्क झील भी, जीवाश्म पार्क है आपके पास सुकेती पार्क। तो सुकेती से ये नहीं आया कि सुकेत हमने पढ़ा है सुंदरनगर का नाम तो मंडी में कहीं होगा। सुकेती पार्क आपके पास कैसा है? हिमाचल प्रदेश का एकमात्र फोसिल पार्क, जिसको हम जीवाश्म पार्क भी कहते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है? सिरमौर जिले में ये सिचुएटेड है। सुकेती पार्क जिसको हम कहते हैं, सिरमौर में है। सिरमौर में, बिल्कुल।
लिख लेंगे सिरमौर जिले में अन्य कौन कौन सी घाटियां हैं। सिरमौर में गिरी पार और गिरिवार लिख लेना, ठीक है। गिरी आर और गिरी पार। पहले हम लिखेंगे गिरी पार में कौन कौन सी घाटियां हैं। गिरी के पार वाला क्षेत्र। वैसे मैम जी यहाँ पे वो क्षेत्र की दीवार है, की दीवार, ठीक है। हाँ जो वार वाले हैं वो बोलेंगे पार वाले को, पार वाले जो पार वाले हो तो उनको बोलेंगे पार वाले। नाम है ना, हम गिरिवार वाले हैं और ये हम गिरी पार वाले हैं। आप लिख लो गिरी पार का क्षेत्र। तो आप बताओगे मेरे को, कौन बताएगा अभी? सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी शिव जी का मंदिर भी है वहां पर, एक फेमस। जोरदार। बिल्कुल लिखो। तो गिरी पार में आपको कौन सी चोटी मिलेगी? चूड़धार। साथ में मेंशन भी कर लेना कैसी है ये सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? शिरकुल महादेव मंदिर, ये भी मेंशन कर लो, शिरकुल महादेव मंदिर। गिरी पार क्षेत्र में चूड़धार, नोहराधार, सिलाईधार, दूसरे वाला में ब्लैक बोर्ड में नौहाना, सिलाईधार, टपरोली जड़ोलधार, टपरोली जड़ोलधार, और हरिपुर धार। ये गिरी पार क्षेत्र में पड़ती है। और चूड़धार कैसी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये सिरमौर जिले की चूड़धार। और कौन सा शिव मंदिर है यहाँ पर? शिरकुल महादेव मंदिर। नेक्स्ट लिखेंगे हम गिरी आर की चोटियां, घाटियां, धारे। गिरी आर में सबसे पहले आप लिखोगे सैनधार, सैन नहीं, सैनधार, धराटीधार, और दून घाटी। दून घाटी इसको आप मेंशन कर लोगे सबसे उपजाऊ घाटी। वो लगते हैं वो दून स्पून है, दून स्पून। तो रेंज आएगी आपके पास। सही है, दून स्पून। दून और स्पून घाटी, और ये दून घाटी है। सबसे उपजाऊ घाटी मेंशन करेंगे इसको। कहाँ, कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम योगेश? हाँ जी। सैनधार, घाटीधार, धूनधार और जलाल, बाटा, मार्कंडेय यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। आती हैं आपके पास कहाँ? गिरी आर में। अब लिख लेंगे मेले, कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पर। सिरमौर जिले के प्रमुख मेले, तो एक तो इंटरनेशनल फेयर भी है यहाँ का, रेणुका मेला। ये किसको प्रसिद्ध है? ये परशुराम के जन्म स्थान को समर्पित है। लिख लेंगे रेणुका मेला। आपके पास कैसा मेला है? ये अंतरराष्ट्रीय मेला है रेणुका मेला, जो सिरमौर में लगता है। रेणुका मेला परशुराम की जन्मस्थली भी लिखेंगे साथ में। परशुराम जी की जन्म
स्थली। और कौन कौन से हैं हमारे पास इंटरनेशनल फेयर? विपिन, हिमाचल प्रदेश के 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले। चंपा का मिंजर मेला, हम्म मंडी की शिवरात्रि, हम्म। सहारा का, हम्म और एक मनाली का वो, विंटर कार्निवल। और रेणुका मेला। होली मेला, होली मेला कहाँ लगता है? सुजानपुर में। और हो गए सारे। सबसे पुराना व्यापारिक मेला लवी मेला। लवी मेला कहाँ लगता है? ये बुशहर में लगता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम, कौन सा मेला लिखा अभी हमने? नेक्स्ट लिखेंगे गांधी मेला। गांधी मेला 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास नाग नवाना मेला। नाग नवाना मेला, इसको मनाया जाता है दशहरे के दिन। नागनुआना, और कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आप पास सिरमौर में माघी का त्योहार मनाया जाता है। माघी का त्योहार और बिसु मेला। माघी का त्योहार और बिसु मेला मनाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बिसु 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 मेला। छेशु मेला कहाँ लगता है? ये रिवालसर में लगता है आपके पास, मंडी रिवालसर में लगता है छेशु मेला। और बिसु मेला कहाँ लगेगा? सिरमौर में। यहीं से क्वेश्चन आया था, अभी आप देखोगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस महिला को राष्ट्रीय पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान किया गया था? तो ये थी आपके पास जो सिरमौर जिले से संबंध रखती थी, नाम था इनका किंकरी देवी। किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान किया गया था। क्या नाम था इनका? किंकरी देवी। हमने अभी पढ़ा अपने डॉक्टर वाईएस परमार जी के बारे में। कौन थे डॉक्टर वाईएस परमार? हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिएंड्री इन हिमालयाज। तो क्या है पॉलिएंड्री? लिख लो, ये किसकी पुस्तक थी, ये भी क्वेश्चन आता है। डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी एक रचना थी, एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था पॉलिएंड्री इन हिमालयाज। बहुपत्नी प्रथा, सॉरी बहुपति प्रथा जिसे हम कहते हैं, बहुपति प्रथा। क्योंकि आपको पता होगा कि रॉकी इसमें जब हमने देखा था, जब पांडवों को अज्ञात या फिर 12 वर्षों का वनवास हुआ था, उन्हें हिमालय में आके गुजारा था, तो यहीं पर एक प्रथा थी कि एक ही औरत के बहुत सारे पति होंगे। ठीक है, इसलिए नाम पॉलिएंड्री। ये आज भी एग्जिस्ट करती है। तो लिख लो, पॉलिएंड्री होता है बहुपति प्रथा और पॉलीगैमी होता है बहुपत्नी प्रथा, जो कि अभी भी हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज है वाईएस परमार जी की पुस्तक, और पॉलिएंड्री होता है बहुपति प्रथा और पॉलीगैमी होता है बहुपत्नी प्रथा। तो ये किसकी पुस्तक थी भाई? हाँ जी। और ये द्रौपदी मतलब पांडवों को देख के ये इंस्पायर हुए थे, ये प्रथा उन्होंने उनको देख के ही सीखी थी। ये आपके पास हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आज हमने सिरमौर जिले की हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी डिस्कस कर ली। इसी तरह हमारे पास सिरमौर जिले का क्या होता है, इतिहास और ज्योग्राफी खत्म होती है। तो एचपीजी के करंट ओवरऑल हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम कौन सी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे आपकी? तो हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से आपको याद होगा।